पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। इस वीडियो में लोकसभा में दिया गया राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे कि उन्होंने किस तरह से सरकार को हिलाया और चेताया, और उसके बाद रामपुर हादी एकेडमी के नए नौजवान डायरेक्टर मुकर्रब हादी से मुलाकात आप देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा और शिक्षा के लिए उनका विजन आगे क्या है। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, ये है हादी एकेडमी। इसको पहले मशरूफ़ा चलाया करते थे, लेकिन अब उनके साहबजादे मुकर्रब हादी इसको चलाते हैं। मुकर्रब हादी जो पहले बाहर रहे, काफ़ी सालों तक उन्होंने फ़ॉरेन में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन बाद में कहिए शिक्षा प्रेम या देश प्रेम या ज़िम्मेदारियाँ उनको रामपुर वापस ले आईं। आज वो मेरे साथ इस इंटरव्यू में आपको दिखाई देंगे। उन्होंने मुझसे बहुत सी बातें की हैं और बहुत सी ऐसी बातें की जो बहुत कम लोगों को मालूम है। इसलिए इस रामपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियों ने जन्म लिया है। यहाँ के लोग स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और यहाँ के लोग शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमी, जिन्होंने तालीम से मोहब्बत करी है, वो लोग भी रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। फ्रीडम फाइटर भी थे, शिक्षाविद भी थे, टीचर भी थे, पत्रकार भी थे। उसी लाइन पे बहुत से रामपुर के लोग चले हैं और जो आज तक चलते चले आ रहे हैं। एक बड़ा मशहूर नाम है रामपुर में अब्दुल हादी खान। अब्दुल हादी खान जो थे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग की थी, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। ताम्र पत्र से उनको सुशोभित किया गया था। मैंने उनका एक आर्टिकल, एक इंटरव्यू जो उनके बेटे का इंटरव्यू था, वो मैंने छापा था अखबार में। उनके पापा के बारे में, यानी उन्होंने अपने वालिद साहब के बारे में सब कुछ बताया था कि किस तरह से उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग की थी, क्या क्या किया था, कैसे उनको ताम्रपत्र मिला था। आज मेरे साथ उन्हीं अब्दुल हादी खान फ्रीडम फाइटर के पोते मुकर्रब हादी मौजूद हैं और मैं यहाँ पर उनके हादी एकेडमी ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर उनसे जानते हैं कि वो जो यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठे हैं, यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने इस सफ़र में क्या क्या चीज़ें तय की हैं। मुकर्रब हादी साहब, आप चूँकि एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है, जो शिक्षाविद भी रहे हैं, शिक्षा में भी आपका योगदान है। आपके वालिद साहब भी शिक्षा प्रेमी, उनके स्कूल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप तो हिंदुस्तान से बाहर थे, आप यहाँ इस सीट पर आए, तो थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि क्या सब कुछ मामले हैं। पहले तो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इतने अच्छे से तारुफ दिया, और इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी जो शख्सियत है वो रामपुर नहीं, रामपुर के बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ। बहुत शुक्रिया। मेरी जो इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जो था प्रोजेक्ट इंजीनियर दिल्ली एयरपोर्ट में वर्क किया एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। उसके बाद स्कॉलरशिप में मुझे यहाँ से न्यूजीलैंड के लिए स्कॉलरशिप मिली। वहाँ पर मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। वहीं रहते रहते मैं लेक्चर बन गया था। फिर वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सऊदी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैं वहाँ चला गया। कुछ हालात इस तरीके से बने कि मुझे इंडिया वापस आना पड़ा अपने वालिदैन के साथ। तो आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, और हिंदुस्तान में रहते हुए कि मुझे लगा कि लॉ ज़रूरी है, तो मैंने अपनी लॉ भी यहीं पे कंप्लीट कर ली। अच्छा। तो अब जो है मैं आपके सामने। जी, हम असल में सबसे पहले मतलब ये जानना चाह रहे थे कि आप जैसे बाहर थे, आपको बाहर से यहाँ पर आने की क्या है? क्योंकि जो बाहर चला जाता है वो मुश्किल से वापस आता है। उसके बाहर के जो ग्लैमर्स हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं उसको वहाँ रोकती हैं। ये रामपुर में तो ना तो इतना ग्लैमर है ना कुछ है। ये क्या लेकर आया आपको यहाँ वापस? ये क्योंकि आपने पहले ही बताया कि हमारे जो दादा थे वो फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके लिए देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। फिर 1976 से मेरे जो वालिद हैं वो एजुकेशन लाइन में, और आज हादी जूनियर स्कूल जो है वज़ीर हिम्मत खान में वो चला रहे हैं। और 1999 में यहाँ पर हादी एकेडमी की स्थापना करी उन्होंने। तो मेरी भी कोई ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने दादा, अपने फादर की तरह अपने कुछ रामपुर के लिए या हिंदुस्तान के लिए कुछ करूँ। तो मेरी ख्वाहिश ये हुई कि मैंने जो कुछ सीखा है या जो कुछ मैंने वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ। तो इस वजह से मुझे आना पड़ गया। और मेरे जो दोनों छोटे भाई हैं, एक यूके में है, दूसरा आयरलैंड में है,
तो बीइंग एन एल्डर ब्रदर मुझे जिम्मेदारी ज़्यादा थी, तो मुझे वापस हिंदुस्तान जो है आना पड़ा। तो ये आप एकदम आपकी सोच यंग है, आप जिस लाइन में भी हैं यहाँ पर, आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको हम ये जानना चाहेंगे, उनको वो कौन सी शिक्षा की नीति ऐसी अपनानी चाहिए उनके लिए कि जिससे कि बच्चों की जो तालीम भी समझ में आए और उनका जो फ्यूचर हो ज़्यादा से ज़्यादा ताबनाक और रोशन हो उनका, उसके लिए कैसे क्या कुछ फार्मूले ऐसे हैं आपके पास में, ऐसा कुछ सोच है? जब मैं अपनी पढ़ाई न्यूजीलैंड में कर रहा था तो एक चीज़ मैंने बुनियादी फ़र्क महसूस ये किया कि वहाँ की जो नॉलेज है या वहाँ की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और यहाँ पे जो ज़्यादातर है वो थ्योरेटिकल है। तो वहाँ पे चीज़ों को दिखाया जाता है, यहाँ पे चीज़ों को समझाया जाता है। अब मिसाल के तौर पे वहाँ यहाँ पर अगर आप कहोगे कि बच्चा मोबाइल ना करे, लेकिन माँ बाप मोबाइल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पहले मोबाइल खुद छोड़ते हैं, फिर बच्चे से कहते हैं कि मोबाइल मत करो। तो मुझे यह लगा कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए। तो वही मेरी कोशिश है कि बच्चों को हम यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज दें, जिससे बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझ सकें आसानी से, जल्दी से। और NEP जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी इसी तरफ काम कर रही है। तो कोशिश ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ लाया जाए, क्योंकि एक गैप है जब बच्चा स्कूल से निकलता है और दुनियावी ज़िंदगी में जाता है, तो उसमें एक ब्रिज है, तो वो ब्रिज को फिलअप करना है। और कोशिश ये है कि जो स्कूल लाइफ और उसकी जो दुनिया की लाइफ है वो एक सी हो सके। बच्चों के और उनके पेरेंट्स के बीच में जो एक गैप होता है, उसमें जो सोच का जो फ़र्क होता है, इस बात को आपने महसूस किया होगा। इसको उस चीज़ को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होना चाहिए, वो ऐसी चीज़ें कुछ कर रहे हैं, आपकी कोशिश हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि बच्चा जो अब 1 से 7 साल की एज में बच्चा ऑब्ज़र्व करता है और वो वही चीज़ें सीखता है जो वो देखता है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, उसे डांट के समझाने की कोशिश करते हैं। हम खुद झूठ बोलते हैं, बच्चे से कहते हैं कि तुम झूठ मत बोलो। हम खुद मोबाइल करते हैं, बच्चे से कहते हैं मोबाइल मत करो। तो हमें ये समझना पड़ेगा माँ बाप को ख़ास तौर से कि हम वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, फिर वो बच्चे में अपने आप इम्प्लीमेंट होंगी वो चीज़ें। तो कोशिश हमारी ये होना चाहिए, क्योंकि 1 से 7 साल का बच्चा जो है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। मैंने खुद ही महसूस किया है, अगर मैं किताब पढ़ता हूँ तो मेरा बेटा खुद आन के पास में किताब पढ़ने लगता है, और अगर मैं मोबाइल कर रहा हूँ तो मोबाइल भी करने लगता है। तो चीज़ों को हमें दिखाने है इसका कि उसको चीज़ों को वो उनको सिखाने से ज़्यादा उनको ऑब्ज़र्व कराएं, वो चीज़ खुद भी अपने अंदर लेकर आएँ जो हम चाहते हैं। हमने बात जहाँ से शुरू की थी, फिर दोबारा वापस वहीं पर आते हैं कि आपके दादा जो थे फ्रीडम फाइटर थे, आपके पापा ने तालीम के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। आपके फादर जब फ्रीडम फाइटर थे, ताम्रपत्र से आप सुशोभित किया गया था, तो मैं समझता हूँ कि उनको उसके हिसाब से उतना हक या इंसाफ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में कोई सड़क हमने नहीं देखी, उनके बारे में कोई और चीज़ ऐसी नहीं देखी जो सरकार की तरफ से शुरुआत होनी चाहिए। इसकी कोई शिकायत या कोई कोशिश है? देखिए, अभी कुछ साल पहले, शायद 2011-13 में यहाँ एक माला रोड है, तो माला रोड के जो नाम है, अगर आज भी आप जाके देखेंगे और वहाँ पर आप अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो अब्दुल हादी खान रोड है। तो ये जो रोड है उसे अब्दुल हादी खान रोड है। हमारी कोशिश ये है कि हम इसमें जो है अब्दुल हादी खान रोड का एक पत्थर लगा दें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये रोड का नाम अब्दुल हादी खान रोड है। प्रशासन की तरफ से कभी कभी ऐसी कोशिशें होती है, जो ताम्रपत्र से सुशोभित लोग हैं उनके जो परिजनों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, ये वो करना, कुछ पहल हुई है प्रशासन की तरफ से, या यहाँ कुछ आपने कुछ जानकारी दी है उसके बारे में? मेरा असल में 2-2.5 साल पहले ही यहाँ पर आना हुआ है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, कोशिश की गई है और शायद पहले बुलाया भी गया, इन्वाइटेड भी है, कहा गया। अगर उनके बारे में कुछ और बताना चाहें तो बताइए, अपने दादा के बारे में। अब्दुल हादी खान एक नाम नहीं है, मैं मानता हूँ, एक सोच है, और वही सोच को लेके हमारे वालिद आगे चल रहे हैं। और मुझे याद है कि शायद 17 बार वो जेल गए, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी वो वक्फ कर दी इस आवाम के लिए, और यही मेरी अपनी स्ट्रेंथ भी, मेरी ताकत भी है। और मैं भी वही चाहता हूँ कि जो मेरे दादा, मेरे वालिद करना चाहते हैं, मैं उस चीज़ को, सोच को आगे बढ़ा सकूँ, और अपने दादा की तरह, जिस तरह से उन्होंने देश के लिए नाम रोशन किया, इसी तरीके से मैं रामपुर के लिए कुछ करूं, ताकि आने वाले टाइम में रामपुर का भी नाम और रामपुर भी आगे सके, एम्प्लॉयमेंट भी हो उसमें और एजुकेशन के हिसाब से। ये थे हमारे साथ मुकर्रब हादी साहब। आपने सुना इनको, इनके विचार सुने, इनकी बातें सुनी।
मैंने पहले बता दिया है जिस ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ हैगा, उसका और दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनका कहना यह है कि जिस हिसाब से ये शिक्षा के मैदान में है, बच्चों को मुस्तक़बिल बनाने में लगे हुए हैं कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना हो, देश के लिए सेवा करें, समाज के लिए सेवा करें, अच्छे नागरिक बनें। दोस्तों, हिंदुस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव का माहौल है। राहुल गांधी की वापसी हो चुकी है। वो बड़े ही तल्ख़ तेवर के साथ में वापस हुए हैं। उन्होंने जिस अंदाज़ में आज लोकसभा में अपना भाषण दिया, तकरीर की, उसने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या मणिपुर में हुई है। आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दो लोगों की बात मानते हैं, एक अडानी की और एक अमित शाह की। सुनिए पूरा भाषण मैं आपको यहाँ पर सुनाऊँगा कि लोकसभा में उन्होंने क्या क्या कहा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, इस नोट पे यू टॉलरेट दिस ऑल दिस सर, डोंट सिट डाउन, पूरा टाइम देंगे। व्हाई ऑल दिस स्टूडेंट कल देखेंगे बात नहीं करेंगे सर, प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे सर। ऐसे समय मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक मंत्री बोल रहे, एक मंत्री खड़े होके बोल रहे, एक मंत्री खड़े होके ऐसे कर रहे, एक मंत्री खड़े होंगे तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे। बैठे नहीं है, चुपचाप करिए, पूरे सब खड़े होंगे, पूरे सब खड़े होंगे। फिर कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश कल आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल मारी, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर
इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण दूसरे कैंप में मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो। जैसे सर प्लीज सर, शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। इस तरीके से सदन नहीं चलेगा, ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है, ऐसे सदन नहीं चलेगा। जैसे मैंने प्लीज ब्रदर प्लीज भैया पानी लो। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल आप उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री चाहते आप। मणिपुर में नहीं मैं जा आपके सकते बैठिए आप, हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप, तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट आप भी विराजे, आप भी विराजो, आप बैठिए सही, नहीं बैठिए रहने दो आप बैठिए आप प्लीज बैठिए आप प्लीज, आप बोल रहे फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, माननीय सदस्य और इसलिए सुनते हैं। नो ये गलत तरीका माननीय सदस्य, देख लीजिए गलत तरीका है। अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख माननीय लीजिए, सदस्य, आप ये पहले आपको और उसको ये लेकर बाद नहीं आए, में। गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।